इको पार्क के बारे में रखी है। आप लोग व्यवस्था से अवगत होंगे, कैसा टेंडर हुआ, क्या हुआ। आजकल इको पार्क चल रहा है। हम लोग का पहला विषय था कि इस टेंडर में जिस कंपनी के साथ अनुबंध हुआ उसको फ़ी कलेक्शन का कोई अधिकार नहीं था। उसमें सीधे लिखा है कोई विचरण करने के लिए आता है तो हम उससे फ़ी कलेक्ट नहीं कर सकते। जो सुविधाएं आप देंगे वो उससे खरीद सकता है, अगर ग्राहक की इच्छा है। आप उस पर कुछ बाध्य नहीं कर सकते कि आपको पैसा देना है। 100 रुपया जो कलेक्ट किया जा रहा है आज सितंबर 30 से लगभग आज दिनांक तक किया जा रहा है, उस मद में जोड़ने के बाद लगभग 8.5 करोड़ की फीस ली गई है जो अवैधानिक थी। उसके बाद 29 सुविधाएं आपको देने का वादा किया था। 29 सुविधाओं के बाद ही उसका कमर्शियल ऑपरेशन कर सकते थे वो। 29 में से 16 सुविधाएं नहीं हैं। उन 16 सुविधाओं का अगले पॉइंट में हम विवरण देंगे आपको। सर, झूला पुल सुना होगा आप सबने कि सस्पेंशन ब्रिज बनना है वहाँ पे। वो जो ब्रिज बना हुआ है वो सस्पेंशन ब्रिज है ही नहीं। सस्पेंशन ब्रिज बनता है लगभग 4.5 करोड़ में, उतनी लंबाई की नदी में, लेकिन ये सस्पेंशन ब्रिज ना होकर स्लैब ब्रिज बना है। इसमें लगभग 1.5 करोड़ रुपए आता है, लेकिन सभी विभागों ने सस्पेंशन ब्रिज बनने का सर्टिफिकेट दिया है। नगर निगम की कुल ज़मीन जो आज कंपनी के कब्जे में है वो 5.28 एकड़, पर कागज़ों में केवल 3.8 एकड़ ज़मीन लिखी हुई है। लगभग 1.5 एकड़ ज़मीन का नगर निगम को कोई लीज़ नहीं मिल रहा, वो अवैध कब्जे में। लीज़ रेंट के लिए नजूल अधिकारी ने कहा था किसी भूमि को सरकारी लीज़ देने का नियम है कि 5% उसकी मूल्य का जमा करने के बाद ही वार्षिक लीज़ पे दिया जाता है। 1 साल की लीज़ होगी जो 5% उसकी कीमत होगी वो। अब ज़मीनों का आकलन कर देते हैं। 11.5 एकड़ ज़मीन फॉरेस्ट की लगी है जिसकी मार्केट वैल्यू 109 करोड़ है, और 5.28 एकड़ ज़मीन नगर निगम की है जिसकी कीमत 230 करोड़ है। कुल मिला के 329 करोड़ की ज़मीनें सरकारी गाइडलाइन के हिसाब से हैं, जिनका कि 1 साल में रेंट आना चाहिए 16 करोड़ 95 लाख, और 508 करोड़ रुपया उसकी लीज़ होनी चाहिए पूरा 30 साल में। और शासन को कुल कितनी लीज़ मिल रही है? नगर निगम और फॉरेस्ट को मिला के 30 साल में 3 करोड़ 14 रुपया मात्र मिल रहा है, जिसमें से 1 करोड़ नगर निगम को मिलता है, 2 करोड़ फॉरेस्ट को मिलता है। इसमें सीधी हानि सरकार को, सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से, उनके कागजों के हिसाब से 176 करोड़ की पूरे 30 साल में होने वाली है। फॉरेस्ट की नगर निगम की मिला करके लगभग 4 एकड़ ज़मीन ऐसी है जिसका उनके फॉरेस्ट के पास रिकॉर्ड नहीं है कि ये ज़मीन हमारी उनके पोजीशन में है, पर कंपनी उसका इस्तेमाल कर रही है, लेकिन लीज रेंट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और नगर निगम को नहीं मिल रहा है। ज़मीन हस्तांतरण की बात थी। शासन का नियम ये है कि जिस विभाग की भूमि है उसका चीफ सेक्रेटरी या प्रिंसिपल सेक्रेटरी परमिशन देगा भूमि के अधिग्रहण का, तभी भूमि अधिग्रहित हो सकती है। लेकिन इसमें नगर निगम की भूमि बिना पीएस के परमिशन के अधिग्रहित कर ली गई। केवल नगर निगम के मेयर का और कमिश्नर का सहमति पत्र है। यही फॉरेस्ट के साथ हुआ। जो ज़मीन फॉरेस्ट के लिए अधिग्रहित की गई उसमें 11.5 एकड़ ज़मीन ली गई, जिसमें ये नियम है कि फॉरेस्ट की ज़मीन कंजर्वेशन एक्ट 1980 के हिसाब से चलती है। अगर उस ज़मीन में गैर वन उपयोग करना है तो उसकी अनुमति केंद्र सरकार देती है, पर केंद्र सरकार की अनुमति तो छोड़िए, उसका पत्र भी नहीं भेजा गया केंद्र सरकार को कि आप अनुमति दे दीजिए। कोई भी निर्माण में आप घर का निर्माण कराते हैं 10 परमिशन चाहिए होती है, टीएनसीपी, नगर निगम सब। इसमें ना नगर निगम की, ना टीएनसीपी की, ना पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की, ना फायर ऑडिट हुआ, ना फ्लड का ऑडिट हुआ, ना एनवायरमेंटल लॉज का किसी तरह से कोई परमिशन। सारा अवैध काम, कोई भी परमिशन उनको शासकीय स्तर पर नहीं मिली। एक आपको याद होगा, उस भूमि में हनुमान जी का बहुत प्राचीन मंदिर था, उसको वहाँ कुंडा घाट मंदिर कहते थे। वो मंदिर उसी भूमि में आके अधिग्रहित हो गया, जबकि मंदिर का नियम है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया बताता है, जिसको पुरातत्व विभाग कहते हैं, पुरातत्व विभाग बताता है कि इसका संधारण कैसे करेंगे। बिना पुरातत्व विभाग की जानकारी के मंदिर संधारित हो गया। अब मंदिर उसी प्रेमाइसेस में चला गया। कोई अगर मंदिर का दर्शन करना चाहे वो भी 100 रुपया दे करके अंदर आएगा। आपको जो 29 सुविधाओं का मैं जिक्र कर रहा था उसमें था सस्पेंशन ब्रिज बनना था,
म्यूज़िकल फाउंटेन बनना था, म्यूज़िकल फव्वारा बनना था, साइकिलिंग ट्रैक होना था, लाइब्रेरी होनी थी, बटरफ्लाई पार्क होना था, एक बर्मा ब्रिज करके चीज़ होती वो होनी थी, रिवलेट क्रॉसिंग होनी थी, पिंट बॉल का कोर्ट होना था, योगा मेडिटेशन सेंटर होना था, इंटरप्रिटेशन सेंटर होना था, स्पा होना था, ट्री हाउस होना था, रोप वॉकिंग, ट्रेजर हंटिंग, आर्टिफिशियल रॉक, सोलर लाइट। ये कोई भी सुविधा वहाँ विद्यमान ही नहीं है। आप लोग स्वयं जाकर के वहाँ देखेंगे क्या साइकिलिंग ट्रैक है वहाँ पे, क्या ट्री हाउस है वहाँ पे। जितनी सुविधाओं की मैंने बात की, म्यूज़िकल फाउंटेन आपने पहले दिन भी नहीं देखा होगा। पर ये देखेंगे फॉरेस्ट विभाग का ये पंचनामा है, पंचनामे में डेट लिख के फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने कह रखा है इस तारीख को ये पूर्ण कर लिया गया। वहाँ आज की स्थिति में भी नहीं है, फिर भी सर्टिफिकेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने दे दिया, इसी से उनका कमर्शियल ऑपरेशन शुरू हो गया। कोई भी काम शासकीय किया जाता है उसमें एक ऑडिट होती है जिसको CAG की ऑडिट बोलते हैं। इसमें सन 2009 से आज 26 तक की कोई ऑडिट CAG द्वारा नहीं कराई गई। स्टेट कंट्रोलर ऑडिटर जनरल के द्वारा किसी भी वार्षिक ऑडिट के बाद की बाध्यता होती है गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स में। आपने NGT गाइडलाइन सुनी होगी कि नदी से 50 मीटर दूरी निर्माण होगा। इको पार्क का लगभग 30% निर्माण उस 50 मीटर की परिधि के अंदर है। सुलभ कॉम्प्लेक्स जो तोड़ के शिफ्ट किया गया वो नदी से एकदम लगा हुआ है। उसमें शर्त थी सरकार की कि सुलभ कॉम्प्लेक्स का अपशिष्ट आप ट्रीटमेंट प्लांट में भेजेंगे, उसके बाद ही छोड़ सकते हैं। लेकिन वो सीधे नदी में फेंक रहे हैं। आप लोग अभी जाकर के रिपोर्ट बना दीजिए। नगर निगम ने उस ज़मीन पे एक पार्क बनवाया था, विक्रम पार्क नाम से, बहुत प्राचीन पार्क, हमें लगता है स्टेट टाइम्स का पार्क है वो। उसमें 60 लाख 80 लाख रुपए लगा के नगर निगम ने उसको अपग्रेड किया। वो पार्क तोड़ दिया गया, नगर निगम को कोई नुकसान की राशि नहीं दी गई और प्रोजेक्ट बन गया। अगर हम ये एफिशिएंसी देखें सरकार की कि सरकार कितने पैसे लगाती है और कितने पैसे कमाती है, तो सरकार पा रही है 30 साल में 3 करोड़ 14 लाख और सरकार लगा रही है 196 करोड़ रुपया। तो इस हिसाब से केवल 1.6% उनका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा है। रीवा की एक विशेषता है, कोई भी योजना अगर प्राइवेट हिसाब से चलती है, जैसे एक ये देख लीजिए आप इको पार्क, दूसरा आप ऑडिटोरियम देख लीजिए, उसमें जो सुविधाएं उस टेंडर में नहीं रहती सरकार उनको मुफ्त में बना के देती है। इसमें जो रिवर फ्रंट योजना है 17 करोड़ की योजना थी, केवल एक साइड बनी है जहाँ से इको पार्क बना, दूसरी साइड वो योजना बनी भी नहीं। वो इसलिए होता है कि वो थोड़ा और एनहांसमेंट मिले अन्यत्र पूंजी से। उसमें इन्वेस्टर को कोई टेंशन नहीं है, सरकार सहयोग में। इस पूरे अनुबंध में लगभग 91% सरकार की पूंजी लगी है, प्राइवेट पार्टी ने केवल 9.3% लगाया है। ऐसी पार्टनरशिप को हम PPP कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, जो लोगों की ज़मीन फॉरेस्ट में ली गई ये बता करके कि आवश्यक कार्यों के लिए ली जा रही है, उनको विस्थापित किया गया। सरकारी गाइडलाइंस में सरकार ने अपने पत्रों में लिख के दिया कि उसकी मूल्य 19 करोड़ रुपये था। 19 करोड़ के बदले किसानों को वहाँ केवल 85 लाख रुपया दिया गया। ये PPP में सरकार ही क्यों बिजनेस करे? जब ज़मीन लोगों की थी तो क्या उन लोगों के साथ अनुबंध करके यही बिजनेस नहीं किया जा सकता था? ये इको पार्क चलाना किसके लिए बहुत कठिन चीज़ है। जो भूमि स्वामी है, सक्षम है, कर सकते हैं वो। जिसकी ज़मीन, उससे पार्टनरशिप करो। वो ज़मीन सरकार के टैक्स के पैसे से पहले खरीदोगे, फिर किसी अपने चहेते बिल्डर को दोगे, फिर वो पैसा कमाएगा। पूरी जनता क्या करेगी? 85 लाख लेके एक 1 BHK घर खरीद के रहेगी वहाँ। जी, अब आप लोग के कोई भी सवाल इस संबंध में हो तो आप प्लीज़ पूछिए। इको पार्क को लेके इससे पहले भी कई बार नगर निगम में आवाज़ उठी, वहाँ से कोई अनुमति नहीं ली, लेकिन काम नहीं रुका। काम अपने ढर्रे पर चलता रहा और इको पार्क तैयार है। क्या मानते हैं कि मतलब तानाशाही से बनाया गया है? देखिए, इसमें तो गवर्नमेंट की स्ट्रॉन्ग विल दिखती है कि सरकार आमादा थी ये ज़मीन लेनी है, चाहे ऐसे चाहे वैसे। नगर निगम की कोई अनुमति नहीं, ना निर्माण की, ना ज़मीन देने की। अब मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि नगर निगम की कोई भूमि लेने के पहले सरकार के उस विभाग के PS की अनुमति होनी चाहिए कि आप हमारी ज़मीन ले सकते हैं। इसमें PS ने कोई अनुमति नहीं दी, केवल नगर निगम के कमिश्नर को जैसे भी किया हो ये अनुमति ले ली कि आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो जाए। की बैठक में ये 2 दिन शामिल किए गए थे, जिसका दिन था 26 और 27, जिसमें
विपक्ष कोई मोहर नहीं लगा रहा था, लेकिन उसको एक तरफा उसको पास किया गया। क्या मानते हैं कि सरकार में भी दखल, मतलब शासकीय कार्यालय में दखल देके काम करवाएंगे? देखिए, ये कागज़ में परिषद के पूरे पेपर्स लगे हैं, मैंने गहराई से अध्ययन किया उनका। परिषद में ही बहुत सारे पार्षदों ने इसका वहीं परिषद की बैठक में विरोध किया। उनका मत ये था कि हम क्यों खुद सक्षम नहीं है कि हम कुछ करें, लेकिन उनकी बात दरकिनार करके मेयर ने इसकी अनुमति दे दी। जबकि लैंड एक्विजिशन लॉ सीधे कहता है अगर असहमति है तो ज़मीन नहीं ली जाएगी। कम से कम 70% सहमति लोगों की ज़रूरी है कोई भी लैंड एक्वायर जहाँ करने। तक हमने देखा था कि मेयर ने नहीं बल्कि कमिश्नर ने एक तरफा फैसला लिया था। कमिश्नर बैठक में मौजूद थे, उन्होंने 26 और 27 बिल को अपने अधिकारों से पास कर दिया। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कागज़ भी यही कहते हैं कि परिषद की मंशा के विपरीत कमिश्नर ने चीफ सेक्रेटरी का ऑर्डर डिनाई करते हुए सहमति दे दी, जबकि उनको स्पष्ट लेख किया गया था चीफ सेक्रेटरी द्वारा कि आप अपने नगर निगम की ज़रूरतें और स्थानीय चीज़ों को समझ करके आप फैसला लें, लेकिन भूमि को दे देने का हक उनको नहीं दिया था। वो तो पीएस के पावर पीएस कैसे डेलीगेट कर सकता है? बताइए, महापौर और ये पूरी कांग्रेस की भी परिषद है, जी। इन लोगों ने क्यों विरोध नहीं किया? आप देखिए, मेरा ये निवेदन है इस सवाल में, अगर महापौर या नगर निगम आज चाहे तो आज पूरी व्यवस्था कैंसिल कर सकता है। तो करने की मंशा और नहीं तो क्यों नहीं कर रहे हैं? आपको क्या लगता है, क्या वजह है कि महापौर इसमें दिलचस्पी नहीं दिखा? ये सवाल महापौर से पूछेंगे तो उपयुक्त जवाब देंगे। वो विपक्ष ने पूरा बहिष्कार किया था, हम आपको फिर कहते हैं। जी, उसी परिसर में बहिष्कार किया था, लेकिन कमिश्नर ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए बिंदु 26 और 27 को पास करवा दिया। जी, ये आप क्या आपकी बात बिल्कुल सही है। परिषद में के भी मीटिंग के मिनट्स ऑफ मीटिंग लिखे हैं। पार्षद थे सज्जन वर्मा, उनने विरोध किया। धनेन्द्र जी कोई पार्षद थे, उनने विरोध किया। अजय मिश्रा बाबा तब पार्षद थे, उन्होंने भी विरोध किया, लिख करके कि नगर निगम सक्षम है उस ज़मीन को खुद विकसित करने के लिए जनहित में, लेकिन आज दिनांक तक नहीं किया ये गया। आप सारे बिंदु उठा रहे हैं, क्या मानते हैं कि आप कुछ कर पाएंगे? देखिए, मेरा अप्रोच सीधा है, आप लोग के माध्यम से जनता को अवेयरनेस कराना जो असली मालिक है। अगर ये शासकीय प्रशासकीय रूप से मैंने सबको रिप्रेजेंटेशन दे दिया है, देने के बाद आपके समक्ष बैठा, अगर यहाँ से नहीं होता तो न्यायालय का रास्ता खुला हुआ है, हम जा भी चुके हैं न्यायालय। इको पार्क में आपने बताया कि नई लाइब्रेरी का भी प्रस्ताव था, जी। लाइब्रेरी भी बननी चाहिए, पुल भी बनना चाहिए, ये सारी चीज़ें नहीं हैं, पर फिर भी अप्रूवल दे दिया गया। ये तो बहुत शेमफुल बात है। आज की ट्रांसपेरेंट डेमोक्रेसी में 28 कामों की सूची में 16 काम हैं ही नहीं। आप स्वयं जाके देखिए, कोई साइकिल चलाता दिखा क्या 4 साल में? साइकिलिंग ट्रैक है क्या? सस्पेंशन ब्रिज नहीं है। आप